हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। और ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हम लोग कर रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ पे बेस्ड बहुत सारी बातें हो चुकी है। गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस लॉ। जिससे पहले हम लोग कूलम्स लॉ का यूज़ करके कैलकुलेशन किया करते थे, दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन सर्टेन सिचुएशन। लेकिन गॉस लॉ का इस्तेमाल करने से हमारा जो कैलकुलेशन होने वाला है ये बहुत ही ईजी होने वाला है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में जहाँ जहाँ सिमेट्री हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि अगर फील्ड का कैलकुलेशन करने जाते हैं तो यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड। जब कैलकुलेशन करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड करते हो तो कब करते हो कि आपके पास कोई एक चार्ज होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी वजह से फील्ड को निकालना होता है। तो जैसे ये मान लिया हमने गॉसियन सरफेस कहीं पे भी कंसीडर कर लिया, दिस इज़ अ गॉसियन सरफेस, और इस सरफेस के अंदर में कोई चार्ज क्यों रखा होगा। तो ध्यान से एक बात समझना है, अगर ये मेरा गॉसियन सरफेस दिया हुआ है तो एक पॉइंट होगा ना जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाना है कि वो पॉइंट उस पर लाई करे। ध्यान ये रखना है कि जो गॉसियन सरफेस होता है उसका काम ये होता है कि जो गिवन चार्ज है उसको क्लोज कर ले, चारों तरफ से बंद कर दे, एकदम कवर कर दे। तो कवर इस तरीके से करना है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पहले आपको पता करना है कि इस तरीके से हो। ये होता है मेरा फर्स्ट स्टेप। दूसरा होता है कि गॉसियन सरफेस मतलब उसको कवर करने के लिए कैसा सरफेस बनाना है, जिस सरफेस पे पॉइंट पी जो होना चाहिए वहीं पे लाई करना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज़, जो चार्ज दिया उसको कवर करने के लिए एक सरफेस बनाएंगे और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पॉइंट को उसी सरफेस पे लाई कराएंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो कहता है कि जो गॉसियन सरफेस है उसमें चार्ज कितना उसके अंदर होता है, इनसाइड जो चार्ज है ये निकाल लेना है, और ये दे देगा क्यू। हमेशा हमें कंसर्न होता है कि सरफेस के अंदर में कितना चार्ज होता है। और नेक्स्ट फोर्थ होता है, ये बताता है कि गॉसियन सरफेस का जो शेप होता है ना वो डिपेंड करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर पॉइंट चार्ज हमारा दिया हुआ है तो सिमेट्रिकली कवर करने के लिए इसको 3 डायमेंशनल अगर फिगर की अगर हम बात करें तो एक 3 डायमेंशनल फिगर कैसा होता है, तो ये फिगर अपना हो जाता है स्फेरिकल हो जाता है। तो अगर पॉइंट चार्ज को कवर करना है तो स्फेरिकल चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास जो चार्ज दिया है ये कैसा है, एक लाइन चार्ज के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इस लाइन चार्ज को अगर कवर करना चाहते हैं हम तो इन दैट केस यू विल हैव टू ड्रॉ अ सिलेंडर। एक सिलेंड्रिकल सरफेस प्लॉट करना पड़ेगा जो इस पूरे चार्ज को क्या कर ले, कवर कर ले। तो लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर हो गया, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेयर हो गया, स्फेरिकल चार्ज के लिए भी स्फेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चार्ज का नेचर मेरा चेंज करता है वैसे वैसे हमारा जो स्फेरिकल सरफेस होता है या सिलेंड्रिकल सरफेस होता है वो हो जाता है गॉसियन सरफेस। एज वी ऑल नो दैट गॉस लॉ का जो रूल होता है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसका यूज़ करके कंप्लीट डेरिवेशन करने वाले हैं, वो कहता है कि टोटल फ्लक्स फाई जो होता है ई डॉट डी एस होता है, या किसी सरफेस पे बात करते हैं तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है, और फाइनली वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाते हैं कि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा दिया होता है इसका वैल्यू कैसा हो, कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा दिया है, कांस्टेंट दिया है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है उस जगह पे तो कितना हो जाता है, ई हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इसके बीच का जो एंगल होता है ना वो भी ऐसा करते हैं कि 0 डिग्री हो। तो यहाँ पे ई बाहर आ जाता है, डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, सरफेस एरिया एस हो जाता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका खूबसूरती होता है कि जो गॉस लॉ होता है ना, गॉस लॉ होता है ये सिमेट्रिक सिचुएशन अगर है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास है तो इसमें क्या होता है, ई है, ये ईजिली कैलकुलेट हो जाता है, ईजिली कैलकुलेटेड। अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इन दैट केस यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया एस होता है, इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो कितने के बराबर होता है, तो चार्ज इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। ये इस तरीके से करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर एक जगह पे कांस्टेंट हो। कैसे, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज दिया है तो आर डिस्टेंस पे हम चले गए तो इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ये सिलेंड्रिकल सरफेस दिया है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे अब चले गए तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है इसका वैल्यू भी हर एक जगह पे कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पे जब कांस्टेंट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया बराबर होता है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और बेहतर तब होगा जब इसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ डेरिवेशन की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला कैलकुलेशन पे हम लोग चलते हैं, और ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
जस्ट एज्यूम कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज दिया है, पॉइंट पी पे रखा हुआ है, चार्ज क्यू दिया है और इसकी वजह से हम आपसे पूछ दें कि फाइंड कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। जस्ट एज्यूम जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट पी नहीं है, पॉइंट पी कहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट पी दिया है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जा रहे हैं। तो रूल के हिसाब से ये डिस्टेंस आर दिया है, हमको क्यू को कवर करना है। तो कवर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, तो कवर करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। और ये जो गॉसियन सरफेस होगा, क्योंकि दिया हुआ चार्ज मेरा कैसा है, पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज को कवर करने के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा ये हो जाता है अपना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये कैसा हो गया, दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये पॉइंट हमारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि पॉइंट चार्ज है तो सरफेस कैसा होगा, गॉसियन हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अपना क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसा बाहर की तरफ जाएगा और ये छोटा सा एलिमेंट का एरिया लेंगे तो भी ये बाहर जाएगा। खैर इसके बाद जो बात करना है वो ये है कि गॉसियन सरफेस के अंदर में जो टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो चार्ज दिया था सब का सब यहाँ पे इनक्लोज हो जा रहा है, अंदर में आ जा रहा है। और हमें कहाँ चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, तो रूल कुछ इतना प्यारा सा रूल है, गॉस लॉ। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू जो भी इसका सरफेस एरिया होगा S, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ, दोनों के बीच का एंगल भी 0 दिया है, तो ES का जो वैल्यू होगा ये Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया और सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का वो कितना हो जाता है, 4πr² हो जाता है। और Q इनक्लोज का वैल्यू Q होता है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई r² हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r कितना हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये हमने गॉस लॉ से भी कैलकुलेट कर लिया और इसको कूलम्ब्स लॉ से भी कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है। तो जो वैल्यू आता है कैलकुलेट करने का, जो बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट हुआ वो ये हो गया कि गॉस लॉ जो E.ds इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट दिया है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और सीधा याद रखना है दिमाग में कि E इंटू एस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और स्फेरिकल सरफेस से हमने इसको कवर कर दिया, तो स्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है वो कैसा हो जाता है, 4πr² हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आगे बढ़ते हैं और अगले जो कन्फिग्रेशन है इसमें हम लोग बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्फेयर क्या होता है। चार्ज स्फेयर की बात करते हैं। देखिए, जब भी स्फेयर की आप बात करते हैं ना, तो स्फेयर को पूरे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। स्फेयर 2 तरह का होता है। एक स्फेयर को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग स्फेयर बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। एक स्फेयर का नाम होता है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, या इसका नाम होता है क्या, इसका नाम डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर भी होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर। इसका क्या मतलब होता है, देखो डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी चार्ज देंगे, मान लेते हैं कि आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये अगर सॉलिड दिया हुआ है, कैसा दिया है, सॉलिड स्फेयर है, तो जो चार्ज होगा वो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये चार्ज इसके सरफेस पे नहीं चला जाएगा, अंदर में खाली नहीं होगा। दरअसल में इसमें चार्ज ना फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, तो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पूरे वॉल्यूम में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। किसमें, नॉन कंडक्टिंग में होगा। समझ में आ रही बात, इसी में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं किसके बारे में, कंडक्टिंग स्फेयर के बारे में बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि कंडक्टिंग जो भी बॉडी होता है उसका एक खास बात होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। वो ये होता है कि इसके अंदर में जो भी चार्ज हो गया ना, चार्ज कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे लाई करता है। तो कंडक्टिंग में अगर हम चले आते हैं तो चाहे ये हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, मैटर ही नहीं करता है। इसमें जो भी चार्ज दोगे ना, तो कंडक्टिंग जो दिया है स्फीयर, इसका चार्ज हमेशा इसके आउटर सरफेस पे लाई करता है, इसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होता है। बहुत बेसिक सा बात है। कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहाँ होगा, ऑलवेज इसके आउटर सरफेस पे होगा। चार्ज होगा ऑलवेज ऑन द आउटर सरफेस, ऑलवेज ऑन द आउटर सरफेस। किस केस में होगा, जब आपका स्फीयर कंडक्टिंग दिया हुआ है। बट अगर नॉन कंडक्टिंग दिया है तो चार्ज कहाँ पे होता है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग। तो ये स्फीयर के बारे में 2 छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर का। कंडक्टिंग स्फीयर दिया है या हॉलो स्फीयर दिया है। हॉलो स्फीयर है तो ऐसे भी अंदर में कोई मटेरियल माल है नहीं, तो अंदर चार्ज रह नहीं सकता है।
अंदर खाली है तो सारा चार्ज सरफेस पे जाएगा, और दूसरा कंडक्टिंग है, तो अगर स्फीयर सॉलिड भी होता है तो चार्ज के अंदर रहने का कोई मतलब नहीं होता, चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, अब जब ये बाहर चला गया तो जो स्फीयर देख सकते हो यहाँ पे इसका रेडियस r दिया हुआ है, तो दो केस है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाह रहे हो वो पॉइंट बाहर हो सकता है या वो पॉइंट अंदर हो सकता है, ये दो चीज़ें हो सकती है। चाहे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं वो स्फीयर के बाहर है या स्फीयर के अंदर है। तो केस 1 बात करते हैं, पॉइंट आउटसाइड दिया है, तो हमने इसको कवर करने के लिए, स्फीयर को कवर करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और ये गॉसियन सरफेस भी कैसा हो जाएगा, तो गॉसियन सरफेस हो जाएगा स्फेरिकल। दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो ये होता है हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो जाता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है, गॉस लॉ लगाने से पहले हमें देखना होता है कि इनक्लोज चार्ज कितना हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है वो इस स्फीयर के पूरे पूरे चार्ज को इनक्लोज कर ले रहा है, सबको ढक दे रहा है। तो इनक्लोज चार्ज का वैल्यू कितना होगा, तो क्यू हो जाएगा, वट एवर चार्ज गिवन ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, ये सबको इनक्लोज कर लिया, सो द वैल्यू ऑफ इनक्लोज चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू। अब हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट अपना जो हमने पढ़ा है फ्रॉम द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, जब सिमेट्रिक कंडीशन होता है तो ई डॉट एस का जो वैल्यू हो जाता है, ये वैल्यू कितना हो जाता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, और जो स्फीयर दिया है इसका एरिया कितना हो जाएगा 4πr², और क्यू इनक्लोज का वैल्यू क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा q डिवाइडेड बाई r² हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड यूजिंग द गॉस लॉ फॉर अ पॉइंट आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल, ये कितना हो जाता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट q बाई r²। अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा कि पॉइंट चार्ज का होता है एकदम, मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए, फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो स्फीयर के बाहर लाई करता है, उसके लिए इंटायर चार्ज ऑन द स्फीयर कैन बी अज्यूम्ड एट इट्स सेंटर, सारे चार्ज को उसके सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पूरा का पूरा स्फीयर आपका एक्ट करता है एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये जो फार्मूला है पहले केस में, ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसके बराबर आ गया, हमने पीछे कैलकुलेट भी किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, तो दोनों का फार्मूला सेम आता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए स्फीयर होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है, लेकिन वहीं पे जब हम पहुंच जाते हैं इनसाइड द स्फीयर, अब देख सकते हो इनसाइड द स्फीयर चले गए, तो इस जगह पे भी पॉइंट को लाई कराने के लिए हम जो सरफेस बनाएंगे कैसा हो जाएगा, दिस सरफेस विल बी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो अंदर वाला जो पॉइंट है ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, एंड इन केस ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अंदर में इनक्लोज चार्ज जो दिया है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ इनक्लोज चार्ज इज इक्वल्स टू 0। इनसाइड में कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है तो इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू कितना हो जा रहा है 0, क्योंकि ये जो सारा का सारा चार्ज बाहर दिया है, सरफेस पे दिया है, इस अंदर वाले गॉसियन सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं दिया है, तो इनक्लोज चार्ज तो 0 हो गया। और जब इनक्लोज चार्ज 0 हो गया तो जब लगाएंगे थ्योरम फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं हमको पता चलेगा कि अरे मज़ेदार सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू ही नहीं होगा, क्यों इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट है, अब इनक्लोज चार्ज ही 0 हो गया तो 0/एप्सिलॉन नॉट ना हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। मज़ेदार बात ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0, इनसाइड द सेल इज 0, मतलब कोई भी चार्ज सेल दिया है, कंडक्टिंग सेल दिया है, तो उस केस में जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो आउटसाइड में होगा, इनसाइड में कोई फील्ड होगा ही नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल 0 होता है, तो 2 पॉइंट याद रखना है, अंदर में सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेट 0, और बाहर निकालने के लिए वही होगा जो पॉइंट चार्ज का होगा, और पॉइंट चार्ज का फील्ड सबको पता होता है kq/r², सो फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट वैल्यू ऑफ फील्ड इज kq/r², और इनसाइड के लिए 0। अब यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट पूछता है, वो पूछता है ग्राफ बता दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट प्लॉट दिस ग्राफ एंड एक्सप्लेन इट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है 0 हो जाता है, किसके लिए, जब आपका डिस्टेंस कहाँ है, अंदर में है, इनसाइड में है, लेकिन इसी का जो फॉर्मूला होगा एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, तो ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो ये वैल्यू हो जा रहा है 1/4π एप्सिलॉन नॉट q बाई कितना हो जा रहा है r² हो जा रहा है। ये किसके लिए होता है, तो फॉर r के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू r के लिए। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम बात करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है, और एक्सटर्नल पॉइंट वाले फॉर्मूले में देखोगे तो कैसा है,
ये स्मॉल आर स्क्वायर अगर लिखते हैं तो स्मॉल आर का प्रोपोर्शनल ना होता है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो ई का वैल्यू कैसा दिया 1/r² का प्रोपोर्शनल दिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, डिस्टेंस आर हो गया। तो पॉइंट की बात ये है, मज़ेदार पॉइंट ये है कि जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच गए, सरफेस का मतलब कितना होता है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। मतलब इस जगह पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ तक कोई फील्ड ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए तो वैल्यू कितना हो जाएगा कैपिटल आर पुट कर देंगे तो सरफेस पे कितना हो गया स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। जैसे ही इसके बाहर निकलते हो तो 1/r² का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आउटसाइड पॉइंट में ग्राफ कैसा हो जाएगा 1/r² का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंड दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेल। तो याद रखना है सेल के अंदर में फील्ड नहीं होता है, तो जब डिस्टेंस कैपिटल आर से लेस होगा तो फील्ड का वैल्यू 0 होगा, जिसको हमने डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। और जैसे ही सरफेस दैट इज स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पहुंच जाते हो वहाँ पे मैक्सिमम होता है, और उसके बाहर जैसे ही जाते हो तो 1/r² का प्रोपोर्शनल होता है और ऐसा घटता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। तो ये हो जाता है इसके वेरिएशन का ग्राफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मेरा दिया है स्फेयर, इसको बोलते हैं सॉलिड स्फेयर बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर बोलते हैं। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। ये डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है, मतलब इसके अंदर में जो भी चार्ज हमने रखा है वो इसके पूरे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है। तो ये जो चार्ज दिया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज कर लेते हैं मेरा पॉइंट पी दिया है, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस है और जो स्फेयर दिया है इसका रेडियस कैपिटल आर है। पहले केस में पॉइंट आउटसाइड है तो पॉइंट को यहाँ लाई करा है, इसका डिस्टेंस आर हो गया। इसको इनक्लोज करने के लिए जो डॉटेड लाइन बना हुआ है ये कैसा बना है, तो ये मेरा बन गया है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन गया है। अब ये जो चार्ज है ये इनक्लोज चार्ज कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू टोटल चार्ज को इनक्लोज कर लेगा ना, कैपिटल क्यू चार्ज। जैसे मान लीजिए इसका चार्ज कितना दिया है कैपिटल क्यू दिया है, चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, तो एक्सटर्नल पॉइंट में तो पूरा पूरा चार्ज इनक्लोज कर लिया। अब जैसे ही ये इनक्लोज कर लिया तब हम लगा देंगे फ्रॉम गॉस लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या लगाते हैं सिमेट्रिक केस में ई एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सरफेस एरिया कितना हो जाता है 4πr² हो जाता है। क्यू इनक्लोज की जगह पे टोटल चार्ज क्यू होता है और ये एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वैल्यू 1/4πε0 और यहाँ पे हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा r² लिख सकते हैं क्या। अरे ये तो कमाल हो गया बात, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन आया अगेन वही आया जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है। मतलब साफ है कि जब आप निकालते हो इस तरीके के डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का, इसमें भी आउटसाइड पॉइंट के लिए, क्योंकि स्फीयर एक सिमेट्रिक बॉडी है, इसके पूरे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से। एंड यू कैन वेरी इजली गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फीयर। तो पॉइंट का स्फेरिकल सेल का आउटसाइड पॉइंट या फिर नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट, इस सारे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है, चेंज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल बन जाता है जब पॉइंट कहाँ पे लाई करता है इनसाइड में। तो चलिए इनसाइड पॉइंट है इसकी बात करते हैं। ये जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है कैसा है, डॉटेड लाइन अगेन यहाँ पे क्या डिनोट करता है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को डिनोट करता है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की बात करती हैं। तो लॉजिक बात ये होता है कि हमें अब चार्ज का जो कंसर्न होता है वो ये सिर्फ और सिर्फ ये गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज है सिर्फ इसका कंसर्न होता है, और इसमें जो चार्ज दिया है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैपिटल आर रेडियस का जो स्फीयर दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें निकालना है स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में। ये जो चार्ज होता है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमें इनक्लोज चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है उसके अंदर में कितना चार्ज है। तब ध्यान से देखोगे पूरे आर रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आर रेडियस में स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना हो जाता है 4/3πr क्यू होता है ना। इसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हमने क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q डिवाइडेड बाई 4/3πr क्यू हो जाएगा। और हमें निकालना है स्मॉल r वाले में, मतलब 4/3π स्मॉल r क्यू, और ये वैल्यू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4/3π कैपिटल R क्यू, और इनटू कितना हो जाएगा 4/3π स्मॉल r क्यू। 4/3π कैंसिल हो गया ना, तो ये जो वैल्यू आ गया मेरा Q इनक्लोज का, ये वैल्यू कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई हो जाएगा R क्यूब हो गया, इंटू कितना हो जाएगा स्मॉल r क्यूब, हुआ कि नहीं हुआ।
सो द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस सरफेस इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई हो गया कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू हो गया। अब बात करना है अगले पॉइंट का। नाउ ये पॉइंट क्या कहता है कि जो भी हमारा फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है किसी भी सरफेस से हम बात करते हैं, तो नेट फ्लक्स के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो गॉस लॉ लगाना पड़ता है। और फ्रॉम गॉस लॉ अगर हम देखते हैं यहाँ पे चीज़ें, तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई एस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ना हो जाता है। और जब ये पॉइंट हो जाता है तो अब यहाँ पे भी क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता नहीं है और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ये कितना हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और क्यू इनक्लोज के वैल्यू कितना है, तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है, आर क्यूब हो गया इंटू कितना हो गया, स्मॉल आर क्यू, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आर स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो एक आर तो बच गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो वैल्यू हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार से एक्सप्रेशन आता है, देखना ये वैल्यू आ जाता है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब इंटू कितना हो जाता है, स्मॉल आर हो जाता है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अंदर में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करने गया वहाँ पे, तो क्या किया कि हमने जो स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया, और उस स्मॉल आर रेडियस में कितना चार्ज इनक्लोज था इसको हमने कैलकुलेट किया है। और चार्ज जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड था वो कैपिटल आर रेडियस में था, पूरे स्फीयर में था। और हमें सिर्फ ये जो कवर्ड है, शेडेड एरिया है, सिर्फ इसमें चार्ज हमको निकालना था। तो यूनिटरी मेथड से निकाला कि स्फीयर का पूरा वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसमें चार्ज कैपिटल क्यू है, तो यूनिट में कितना हो गया, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू में कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमने यहाँ से आसानी से कैलकुलेट करके ले आया। फिर इसके बाद गॉस लॉ लगाया जिसमें वैल्यू बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ई हो गया। और जो स्फीयर हमने बनाया है उसके सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर रेडियस दिया हुआ है, तो ये हमने लिखा एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली वैल्यू ये आ गया। यहाँ से की टेक अवे ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो दिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, किसके लिए, जब पॉइंट है आपका इनसाइड में, और वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो वैल्यू दिया है 1/प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, कब, जब आपका पॉइंट है आउटसाइड के लिए। तो याद रखना है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए 1/आर स्क्वायर का, और इनसाइड के लिए लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो बढ़ते जाएगा यहाँ से। तो ये दो बहुत बेहतरीन सा डेरिवेशन किया। अब बारी है इसका ग्राफ प्लॉट करने का। तो ग्राफ प्लॉट करने का सिंपल सा तरीका होता है, पहले आप फॉर्मूले को लिख लो। फॉर्मूला होता है कि ई का वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे के लिख दिया। ये फॉर्मूला होता है जब पॉइंट कहाँ पे होता है, इनसाइड पे होता है। वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, तो वैल्यू हो जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाता है। कब, जब आर का वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन आर हो जाता है तब। मतलब इनसाइड में आर का लिनियरली प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वैल्यू क्या करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जब बाहर में जाएंगे तो जैसे ही आर बढ़ेगा तो फील्ड का वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। तो यहाँ से फील्ड और डिस्टेंस के साथ कैसा है, लीनियर रिलेशन है। पहले वाले केस में ई प्रोपोर्शनल टू आर है। कहाँ तक ये रिलेशन वैलिड होता है, जब तक कि आप सरफेस तक पहुँच नहीं जाते हो। मतलब ये एप्लीकेबल है टिल आर इज इक्वल्स टू आर तक। अब जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मतलब कि वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर के वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गया। और जैसे ही इसके बियॉन्ड चले गए तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया होगा वो कैसा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/आर स्क्वायर। जैसे ही बाहर निकल गए सरफेस से, तो सरफेस से बाहर निकलते इलेक्ट्रिक फील्ड 1/आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। और जब अंदर की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आर का होता है। ये ग्राफ याद रखना है, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है। ग्राफ दिया रहेगा और आपसे पहचाना को बोला जाएगा कि कौन सा ग्राफ इसमें करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या डायलेक्ट्रिक स्फीयर। तो ये ग्राफ हो गया। अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाहर में 1/आर स्क्वायर का होता है। सो वी आर डन विद द स्फेरिकल पोर्शन। नाउ मूविंग हैड, दो पार्ट भी हमें और करना है। एक सीट है और एक लाइन चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। देखो चार्ज ना इस और लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी लाइन में बात होता है तो इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं कुछ चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा को लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पूरे में लाइन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड लेमडा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब तुम देखोगे ना यहाँ पे जो सरफेस होगा, सरफेस के नाम पे टोटल सरफेस 3 तरह के होंगे।
जैसे एक प्लेन सरफेस हो गया, एक कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेगा वो तो लाइन्स ऐसे निकलेगा ना, चार्ज से जो भी लाइन निकल रहा है ऐसा बाहर जाएगा, इस तरीके से चलते हुए यहाँ निकल रहा है। तो पॉइंट की बात ये होती है कि ये जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा। इस वाले सरफेस में जब हम बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इधर गया और फील्ड लाइंस कैसा हो गया, यहाँ हो गया। तो इससे कोई फ्लक्स नहीं, इससे कोई फ्लक्स नहीं। जो भी फ्लक्स जाएगा ना ये प्लेन वाले सरफेस से जाएगा, इधर साइड वाले से जो कर्व्ड सरफेस से जाएगा यहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लक्स का। तो फ्लक्स जो यहाँ से निकलेगा ये निकलेगा आपका प्लेन सरफेस ऊपर वाले से। इसके बाद नीचे से जब हम बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, और फिर ऊपर में हो जाएगा फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तुम देखते हो बात, तो प्लेन सरफेस जो होता है, ऊपर वाला प्लेन सरफेस या नीचे वाला प्लेन सरफेस, दोनों का ही फ्लक्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो प्लेन सरफेस का जीरो हो गया, कर्व्ड सरफेस से निकलता है। तो कर्व्ड सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई कंसीडर कर लीजिए, और इसका रेडियस जो दिया है कितना दिया है, रेडियस का वैल्यू आर दिया हुआ है। तो एरिया कितना होता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर होता है, इंटू में एल हो जाता है। कर्व्ड सरफेस का हो जाता है 2 पाई आर इंटू एल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो गया 2 पाई आर इंटू एल हो गया इसका वैल्यू, तो देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया इंटू एरिया लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा। फिर फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस का बात करते हैं, तो प्लेन सरफेस से अगेन जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऊपर वाले से भी जीरो है और इससे भी जीरो है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से हो जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आ गया, इसका वैल्यू हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया। ये तरह पहला पॉइंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि चार्ज कितना इनक्लोज हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज इज हाउ मच। देखो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू लैम्डा दिया है, और ये जो रॉड देख रहे हो येलो वाला पोर्शन, उसका रॉड का एल लेंथ दिया है सिलेंडर के इनसाइड में। तो यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, तो एल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो चार्ज इनक्लोज इन द एल लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो अब हमें यूज़ करना है गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का जब यूज़ करेंगे तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, एंड एरिया यहाँ जो लिखा हुआ है हमने कैलकुलेट किया है, टोटल फ्लक्स फाई होता है इज इक्वल्स टू येस। तो इसका वैल्यू निकाला ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया, और क्यू इनक्लोज कितना होता है, तो ये वैल्यू होता है लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखोगे एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैलकुलेट इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ये इसका डेरिवेशन हो गया, ये पार्ट आपको जानना चाहिए। तो लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, सिंपल सा आ गया, जो प्रोसेस था हमने वही रखा, कर्व्ड सरफेस, प्लेन सरफेस, जितने सरफेस है उससे फ्लक्स निकाल लेना है, और जो टोटल फ्लक्स का वैल्यू होता है वो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। उससे हमने वैल्यू को पुट कर दिया, अपना काम वहाँ पे बन गया। मूविंग अहेड कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका वेरिएशन जो होता है इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे लिखा हमने, तो कितना हो गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसका वैल्यू आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब आर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ना। तो ग्राफ कैसा हो गया, ग्राफ हो गया इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ हो गया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, देन ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन शीट। शीट की वजह से बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। शीट का मतलब जैसे होता है कॉपी का एक पेज हुआ ना, उसे शीट कहते हैं, एकदम पतला, एकदम थीन दिया है, और ये हो जाएगा, इस थीन शीट है तो एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। तो जब एरिया में होता है तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो मान लिया कि ये जो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, सिग्मा दिया है। इसमें होता ये है कि अगर ये जो सरफेस दिया है, कंसीडर करते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम फिर से रीड्रॉ करते हैं, ये मेरा सरफेस हो जाता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इन्फिनिटली लॉन्ग दिया है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, ये वाला पोर्शन। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लक्स निकलता है, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लक्स निकलता है, दोनों ही डायरेक्शन में आपको फ्लक्स निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन लॉजिक की बात यह है कि ये जो एरिया आपने कंसीडर किया, इसका कंसीडर कर लेते हैं, एक कंसीडर कर लिया हमने, मान लीजिए कि एरिया दिया वैल्यू हमने, ए क्या दिया हुआ, इसका एरिया दिया है।
तो एरिया दिया है तो क्यू इनक्लोज की बात करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया सिग्मा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चार्ज इनक्लोज हो जाएगा उस पोर्शन के अंदर में कैलकुलेट हो जाएगा, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया विल गिव यू द चार्ज क्यू इनक्लोज इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए। ये पहला पॉइंट हो गया। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि जो फ्लक्स निकलता है ये लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन में निकलता है, क्योंकि थीन शीट दिया ना, तो थीन शीट है तो जो यहाँ से फ्लक्स लीक आउट हो रहा है ये इसके लेफ्ट साइड भी जाएगा और राइट साइड भी जाएगा। तो फ्लक्स की बात करेंगे तो राइट साइड भी कितना हो जाएगा फ्लक्स का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में फ्लक्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हो जाएगा। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब यूज़ करें अगर हम फॉर्मूला तो टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू होता है कितना हो जाता है, टोटल फ्लक्स हो जाता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स का वैल्यू है 2E इंटू एरिया, और क्यू इनक्लोज के वैल्यू है सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है। एरिया से एरिया कैंसिल कर देंगे, देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन सीट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक और पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फील्ड दिया है ना, ये फील्ड कैसा हो रहा है, ये फील्ड अपना यूनिफॉर्म दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, किसी भी जगह पर डिस्टेंस नहीं है। तो अगर ये शीट दिया है तो शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है क्लोज टू द शीट, ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड होता है आपका all the time. So electric field produced by the sheet is uniform and perpendicular to this sheet. इस sheet के perpendicular direction में हमेशा exist करते रहता है, लाई करते रहता है। तो ये होता है thin sheet की वजह से electric field का value कितना सिग्मा by 2 epsilon naught, and the value of this field is uniform. ये पूरा का पूरा uniform होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा कंडक्टिंग सीट दिया हुआ। देखो कंडक्टिंग सीट होता है ना, इसका एक खास बात होता है कि यहाँ पे 2 सरफेस हो जाता है। इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट हमारा जो सरफेस होता है वो कितना होता है, 2 हो जाता है। 2 सरफेस कहने का मतलब हुआ कि ये थोड़ा सा थिकनेस इसमें आ जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि चार्ज इसके दोनों ही सरफेस पे चला जाता है। मतलब अब ये जो सामने वाला जो चार्ज होगा इसकी वजह से लेफ्ट साइड में फ्लक्स नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, राइट साइड में फ्लक्स जाएगा, क्योंकि अंदर में कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है 0, और इधर जो फ्लक्स जाएगा वो इस बैक वाले फेस से होगा ना, इसकी वजह से होगा। याद रखना है, बस माइनर चेंज होता है। यहाँ पे अगर छोटा सा एरिया आप कंसीडर करते हैं तो इस छोटे से एरिया से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, इस छोटे से एरिया से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो इधर राइट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट साइड में ये नहीं जाएगा। तो ये जो पोर्शन हमने कंसीडर किया इसके एरिया अगर हम ये कंसीडर करते हैं, और यहाँ भी दिया है सिग्मा का वैल्यू जो दिया है ये कैसा है, ये डिनोट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करता है कौन, अगर सिग्मा डिनोट करता है तो इस केस में जो इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू हो जाएगा वो चार्ज पर यूनिट एरिया में चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा सिग्मा इंटू ए विल गिव यू द क्यू इनक्लोज। और क्यू इनक्लोज हमें मिल गया तो यहाँ से फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इस पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो फ्लक्स यहाँ निकलेगा नहीं, लेफ्ट साइड से फ्लक्स निकलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकलता है, राइट साइड से निकलता है। तो इसका एरिया अगर ए कंसीडर करते हैं तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया, ई इंटू ए हो गया। अब यूज़ कर लो आप गॉस लॉ, तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फ्लक्स का टोटल वैल्यू हो जाता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना हो जाता है, यहाँ फ्लक्स टोटल फाई के वैल्यू ई इंटू एरिया दिया है, और क्यू इनक्लोज कितना है सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट दिया है। एरिया से एरिया को कैंसिल कर देंगे, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वैल्यू हो जाता है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थीन सीट एंड कंडक्टिंग सीट। सिंपली सीट लिखे, इनफाइनाइट सीट लिखे, थीन सीट लिखे तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जैसे ही वर्ड कंडक्टिंग यूज़ कर दे तो यूज़ करेंगे फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सीट नीचे 2 होगा, कंडक्टिंग है नीचे में 2 नहीं होगा। तो ये था हमारा डेरिवेशन गॉस लॉ पे बेस्ड, जितने पॉइंट हमको जानने थे वी हैव कंप्लीटेड दिस। गो थ्रू दिस डेरिवेशंस, दिस विल help you to enhance understanding of this particular concept। और ये अगर सारी बातें आप समझ जाते हैं then you would be able to solve any question based on this। So this is the derivation part of Gauss law। In the next video we will talk about few standard question based on this, जिसको solve करने से आपका numerical ability है वो भी strengthen होगा। So this was all in this lecture, and
If you like these contents, if you are it is helping you to understand the physics, then do consider subscribing this channel and hit the like button. So this is all for today. Bye bye.